नमस्कार, स्वागत है। आज 22 दिसंबर 2025 है और हमारे पास पिछले कुछ हफ्तों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से जुड़े कई दिलचस्प स्रोत हैं। जी। और इन सबको एक साथ देखने पर मतलब एक बड़ी अजीब सी दोहरी तस्वीर सामने आती है। हाँ, एक तरफ भारत की आर्थिक तरक्की की बड़ी बड़ी सुर्खियां हैं। और दूसरी तरफ दुनिया के अलग अलग कोनों से तनाव और संघर्ष की परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं। बिल्कुल। और आज की हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ इन खबरों को दोहराना नहीं है, सही। बल्कि इनके बीच के कनेक्शन को समझना है। कैसे एक तरफ भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है और ठीक उसी समय दुनिया में नए समीकरण बन रहे हैं, पुराने संघर्ष और गहरे हो रहे हैं। ये सब एक साथ हो क्यों रहा है? तो चलिए इसी सवाल के साथ इन स्रोतों की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत भारत की सबसे बड़ी आर्थिक खबर से करते हैं। हम आधिकारिक तौर पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। जापान को पीछे छोड़कर। हाँ, हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब अगर हम सिर्फ 12 साल पीछे जाएं तो 2013 में हम 10वें स्थान पर थे। 10वें स्थान पर। हाँ, वहां से चौथे स्थान तक का सफर दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी ताकत है। लेकिन यहाँ सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो ठीक इसी समय दिख रहा है। वो क्या है? एक तरफ हमारी जीडीपी $4.5 ट्रिलियन के पार जा रही है, तो दूसरी तरफ हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले 90 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया है। मतलब एक ही समय पर दो बिल्कुल विपरीत चीजें हो रही हैं। बिल्कुल। हमारी अर्थव्यवस्था का आकार तो बढ़ रहा है, लेकिन वैश्विक दबाव हमारी करेंसी को कमजोर कर रहा है। ये विरोधाभास क्यों? देखिए, यही आज की दुनिया की सच्चाई है। कोई भी देश, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वैश्विक घटनाओं से अछूता नहीं रह सकता। अमेरिका में ब्याज दरें, दुनिया भर में चल रहे युद्ध और सप्लाई चेन का तनाव, इन सब का असर हमारी करेंसी पर पड़ता है। तो तस्वीर ये है कि हमारी घरेलू बुनियाद मजबूत है, लेकिन बाहरी चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। और इसी मजबूत बुनियाद से जुड़ी एक और अच्छी खबर व्यापार के मोर्चे पर है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वो जो मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए था, हाँ, उसे अंतिम रूप दे दिया गया है। जी। और इस समझौते की खास बात इसकी स्पीड और इसका दायरा है। मतलब अब भारत का लगभग हर सामान बिना किसी टैक्स या ड्यूटी के न्यूजीलैंड में बिक सकेगा। हर सामान? लगभग 100% टैरिफ लाइंस पर। इससे हमारे निर्यातकों के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खुल गया है, खास तौर पर फार्मा, टेक्सटाइल और कृषि उत्पादों के लिए। न्यूजीलैंड से $20 अरब का निवेश भी आ रहा है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन न्यूजीलैंड तो एक छोटी अर्थव्यवस्था है। सही बात है। ये निवेश असल में किन सेक्टरों में आएगा और क्या ये सिर्फ कागज पर है या इसका जमीन पर भी कुछ असर दिखेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये निवेश मुख्य रूप से न्यूजीलैंड की विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में आएगा, जैसे डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अच्छा। ये वो क्षेत्र हैं जहां हमें तकनीक और निवेश दोनों की जरूरत है। तो ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये अपने साथ विशेषज्ञता भी ला रहा है, जिसका असर जमीनी स्तर पर दिख सकता है। चलिए अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर विकास और तकनीक की बात करते हैं। भारत और एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के बीच $2.2 अरब के 5 बड़े कर्ज समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब ये सिर्फ आंकड़े लग सकते हैं, लेकिन जब मैंने इन प्रोजेक्ट्स की लिस्ट देखी तो मुझे लगा कि इसमें भारत के भविष्य की एक रणनीति छिपी है। किस तरह की रणनीति? अगर इन्हें एक साथ देखें तो 3 प्राथमिकताएं साफ दिखती हैं। पहला, प्रधानमंत्री स्किलिंग प्रोग्राम के जरिए युवाओं को एआई युग के लिए तैयार करना। ठीक है। दूसरा, रूफटॉप सोलर योजना से ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनना। और तीसरा, चेन्नई मेट्रो जैसी परियोजनाओं से बड़े शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना। क्या यह विश्लेषण सही है? बिल्कुल सही पकड़ा है। ये सिर्फ अलग-अलग प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये भविष्य के भारत का एक तरह से खाका है। हम एक ही समय पर इंसानी कौशल, स्वच्छ ऊर्जा और शहरी विकास तीनों पर निवेश कर रहे हैं। और इसी से जुड़ती है गूगल की घोषणा। हाँ, गूगल ने भारत के एआई इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए $8 मिलियन की फंडिंग का ऐलान किया है। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि एआई भविष्य है, लेकिन गूगल ने आईआईटी बॉम्बे में भारतीय भाषाओं पर रिसर्च के लिए भी $2 मिलियन दिए हैं। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व बहुत गहरा है। अभी एआई का जो भी विकास हो रहा है, वो ज्यादातर अंग्रेजी भाषा पर आधारित है। सही। गूगल का ये कदम सुनिश्चित करेगा कि एआई का विकास भारत की भाषाई विविधता को ध्यान में रखकर हो।
मतलब भविष्य में एआई सिर्फ अंग्रेजी बोलने वालों के लिए नहीं, बल्कि तमिल, बंगाली या मराठी बोलने वालों के लिए भी उतना ही कारगर होगा। वाह, तकनीक का असली लोकतंत्रीकरण यही है। तकनीक की बात हो रही है तो रक्षा क्षेत्र को कैसे भूल सकते हैं? यहाँ भी फ्रांस के साथ मिलकर बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हाँ, और यहाँ बात सिर्फ हथियार खरीदने की नहीं है, बल्कि साथ मिलकर बनाने की है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और फ्रांस की कंपनी सैफरन अब भारत में ही हैमर मिसाइल सिस्टम का उत्पादन करेंगी। ये हैमर मिसाइलें क्या हैं? इन्हें इतना खास क्यों माना जा रहा है? ये हैमर मिसाइलें कोई आम मिसाइलें नहीं है, ये प्रिसिजन गाइडेड है। प्रिसिजन गाइडेड यानी कि इन्हें दागो और भूल जाओ तकनीक पर बनाया गया है। ये अपने लक्ष्य को खुद ढूंढकर, चाहे वो पहाड़ों में छिपा कोई बंकर हो या कोई चलता फिरता वाहन, उसे पूरी सटीकता से नष्ट कर सकती हैं। अच्छा, और हमारे स्वदेशी तेजस जैसे हल्के लड़ाकू विमान पर ऐसी क्षमता होना एक गेम चेंजर है। ये हमारी वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। तो एक तरफ वैश्विक तनाव है, लेकिन दूसरी तरफ भारत अंतरिक्ष में एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। हाँ, और ये लॉन्च कई मायनों में ऐतिहासिक है। LVM-3 रॉकेट से ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। और ये LVM-3 द्वारा लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी पेलोड है, लगभग 6,500 किलोग्राम। ये इसरो की बढ़ती क्षमता का प्रतीक है। एक सैटेलाइट सीधे स्मार्टफोन पर 5G देगा। हाँ। ये कैसे संभव है? अभी तक तो हमें मोबाइल टावर की जरूरत पड़ती है। हाँ। क्या इसका मतलब है कि भविष्य में हमें सेल टावर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? नहीं, ये एक क्रांतिकारी तकनीक है। इसे डायरेक्ट टू डिवाइस कम्युनिकेशन कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि शहरों में टावर खत्म हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन इसका असली फायदा दूर दराज के इलाकों जैसे पहाड़ों, जंगलों या समुद्र में होगा, जहां टावर लगाना संभव नहीं है। सही बात है। वहां भी लोगों को सीधे सैटेलाइट से हाई स्पीड इंटरनेट मिल सकेगा। ये आपदा प्रबंधन और कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो एक तरफ तकनीक हमें जोड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ प्रकृति अपनी चुनौती पेश कर रही है। उत्तर भारत में घने कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। और ये अब सिर्फ 1-2 दिन की बात नहीं रही। जलवायु परिवर्तन के कारण अब हम हर साल ऐसी चरम मौसमी घटनाओं को देख रहे हैं। जब एक ही दिन में 60 से ज्यादा उड़ानें रद्द होती हैं, तो इसका असर सिर्फ यात्रियों पर नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। बिल्कुल। और पर्यावरण से जुड़ी एक और चिंताजनक खबर मध्य प्रदेश से है, जहां टाइगर कॉरिडोर के पास खनन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये विकास और पर्यावरण के बीच का वो जो सदियों पुराना संघर्ष है। हाँ, और ये चुनौतियां सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हैं, ये जमीनी स्तर पर भी दिखती हैं, जहां स्थानीय सरकारें इनसे रोज निपटती हैं। और इसी से जुड़ी खबर राजनीति से है। महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनाव की तारीख तय हो गई है, जहां प्रदूषण, ट्रैफिक और विकास जैसे मुद्दे सीधे तौर पर वोटर्स को प्रभावित करेंगे। और चुनावी राजनीति से ही जुड़ा एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है। हाँ, ये फैसला CAA के तहत नागरिकता का दावा करने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को मतदाता सूची में शामिल करने से जुड़ा है। जी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि उन्हें मतदाता सूची में तभी शामिल किया जाएगा जब उनके नागरिकता के दावों का सत्यापन हो जाएगा। ये एक तकनीकी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कानूनी फैसला है। तो देश के अंदर ये मिलीजुली तस्वीर है, लेकिन जैसे ही हम अपनी सीमाओं के बाहर देखते हैं, माहौल ज्यादा तनावपूर्ण नजर आता है, खासकर हमारे पड़ोस में। बिल्कुल। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का हालिया बयान इसी तनाव को दिखाता है। उन्होंने मई 2025 में भारत के साथ हुए सैन्य संघर्ष का जिक्र करते हुए दावा किया कि पाकिस्तान को दैवीय मदद मिली थी। दैवीय मदद? जी। ये एक बहुत ही असामान्य और भड़काऊ बयान है। उन्होंने भारत को चेतावनी भी दी है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि परमाणु संपन्न माहौल में युद्ध की कोई जगह नहीं है। ये तो विरोधाभासी बात हुई। यही इस बयान का सबसे खतरनाक पहलू है। एक तरफ आप युद्ध की धमकी दे रहे हैं और दूसरी तरफ परमाणु हथियारों की बात कर रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी से गलतफहमी और तनाव बढ़ने का खतरा होता है। ये दिखाता है कि सीमा पर शांति कितनी नाजुक है। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश में भी हालात बहुत गंभीर हो गए हैं। एक युवा नेता की हत्या के बाद वहां हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। ये बहुत दुखद घटना है। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद जो दंगे भड़के, उनका रुख अचानक भारत विरोधी हो गया। भारत विरोधी क्यों? प्रदर्शनकारियों ने भारतीय दूतावास पर हमला किया और ये आरोप लगाया कि भारत हमलावरों को शरण दे रहा है। क्या इस आरोप का कोई आधार है? तब तक ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है,
लेकिन इस घटना से ये पता चलता है कि पड़ोसी देशों की आंतरिक राजनीति कितनी आसानी से एक द्विपक्षीय संकट में बदल सकती है। हाँ, सुरक्षा कारणों से भारत को चट्टोग्राम में अपनी वीजा सेवाएं तक बंद करनी पड़ी। ये दिखाता है कि पड़ोस की अस्थिरता का असर हम पर कितनी जल्दी और सीधे तौर पर पड़ता है। तो पड़ोस में तनाव है। अब वैश्विक मंच पर चलते हैं, जहां पुराने संघर्ष और भी जटिल होते जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लगभग 1400 दिन हो चुके हैं। और ये युद्ध अब रूस की जमीन पर भी पहुंच गया है। मॉस्को में एक कार बम धमाके में एक रूसी लेफ्टिनेंट जनरल की मौत हो गई। बाप रे। दूसरी तरफ यूक्रेन रूस के अंदर तेल डिपो और सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। युद्ध का दायरा फैलता जा रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन संकट का समाधान पहले से कहीं ज्यादा करीब है। क्या इस बात में कोई दम है? कहना मुश्किल है। जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। रूस हर हफ्ते यूक्रेन पर हजारों ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर रहा है। तो फिर ये बयान क्यों? यूरोपीय नेता कह रहे हैं कि शांति का कोई भी फैसला सिर्फ यूक्रेन की शर्तों पर होगा। ट्रंप का बयान शायद उनकी राजनीतिक जरूरत हो, लेकिन शांति अभी भी बहुत दूर लगती है। और यही हाल गाजा का है। अक्टूबर 2025 के संघर्ष विराम का लगातार उल्लंघन हो रहा है। हाँ, रिपोर्टों के मुताबिक इजराइल ने 800 से ज्यादा बार इसका उल्लंघन किया है और 400 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। और मानवीय संकट तो वो हर दिन गहराता जा रहा है। हाल ही में दाजा शहर के एक स्कूल में चल रहे शादी समारोह पर टैंक से गोलाबारी की गई। ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि संघर्ष विराम कितना खोखला साबित हो रहा है। दुनिया के दूसरे हिस्सों से भी हिंसा की खबरें हैं। सिडनी में हनुक्का समारोह पर एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें 16 लोग मारे गए। और अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में गोलीबारी हुई। हाँ, और यहाँ देखने वाली बात यह है कि कैसे एक अकेली हिंसक घटना एक बड़ी राष्ट्रीय नीति को बदल सकती है। वो कैसे? ब्राउन यूनिवर्सिटी का शूटर डाइवर्सिटी इमिग्रेंट वीजा कार्यक्रम के तहत अमेरिका आया था। इस घटना के तुरंत बाद ट्रंप प्रशासन ने इस पूरे वीजा कार्यक्रम को ही रोकने की घोषणा कर दी। क्या मतलब एक घटना ने दशकों पुरानी आप्रवासन नीति को खत्म कर दिया? हाँ, डाइवर्सिटी वीजा कार्यक्रम पर पहले से ही राजनीतिक बहस चल रही थी, लेकिन इस घटना ने प्रशासन को इसे रोकने के लिए एक मजबूत भावनात्मक कारण दे दिया। ये दिखाता है कि आज की राजनीति में नीतियां कैसे बनती और बदलती हैं। इन संकटों के बीच बड़ी शक्तियां अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने में लगी हैं। ट्रंप प्रशासन ने ताइवान को 11.1 अरब डॉलर के हथियार बेचने को मंजूरी दी है। और ये अमेरिका ताइवान के इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य सौदा है। सबसे बड़ा? जी, ये सिर्फ एक हथियार सौदा नहीं है, ये चीन को एक सीधा और स्पष्ट संदेश है। इस पैकेज में हिमार्स रॉकेट सिस्टम और सुसाइड ड्रोन जैसे घातक हथियार शामिल हैं। तो ये तो तनाव को और बढ़ाएगा। बिल्कुल, ये कदम इस क्षेत्र में तनाव को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। तो एक तरफ अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है, तो क्या दूसरी तरफ बाकी देश नई गुट बना रहे हैं? जापान और 5 मध्य एशियाई देशों की टोक्यो घोषणा इसी तरफ इशारा करती है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम है। इसका मकसद रूस को दरकिनारे करते हुए मध्य एशिया के जरिए यूरोप तक एक नई सप्लाई चेन बनाना है। अच्छा। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और रूस के प्रभाव को कम करने के लिए ये एक सीधी कोशिश है। दुनिया बाइपोलर से मल्टीपोलर की तरफ बढ़ रही है और ये उसका एक बड़ा उदाहरण है। और इसी बीच मध्य पूर्व से एक हैरान करने वाली खबर है। इतने तनाव के बावजूद इजराइल और मिस्र के बीच 35 अरब डॉलर का एक ऐतिहासिक प्राकृतिक गैस निर्यात सौदा हुआ है। ये खबर दिखाती है कि भू राजनीति कितनी जटिल है। हाँ, मतलब कैसे? इसका मतलब ये है कि जब अरबों डॉलर के आर्थिक हित दांव पर हों, तो राजनीतिक और ऐतिहासिक दुश्मनियां भी पीछे छूट जाती हैं। ये मध्य पूर्व की राजनीति का एक नया और बहुत ही व्यवहारिक चेहरा है, जहां ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि दिसंबर 2025 का वैश्विक परिदृश्य विरोधाभासों से भरा है। एक तरफ भारत जैसी उभरती हुई शक्ति की आर्थिक सफलता है, तो दूसरी तरफ दुनिया भर में गहराता भू राजनीतिक तनाव और पुराने संघर्ष हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। हाँ, और हमने देखा कि हर घटना दूसरी से कैसे जुड़ी हुई है। एक यूनिवर्सिटी की शूटिंग आप्रवासन नीति को बदल देती है, पड़ोसी देश का आंतरिक संकट हमारी विदेश नीति के लिए चुनौती बन जाता है, और एक गैस सौदा पुराने दुश्मनों को करीब ले आता है। बिल्कुल, कुछ भी अलग थलग नहीं है।
आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहेंगे। ये सारे स्रोत हमें दिखा रहे हैं कि भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, ठीक उसी समय जब अमेरिका अपनी वैश्विक भूमिका को फिर से परिभाषित कर रहा है, चीन अपनी महत्वाकांक्षाएं दिखा रहा है और दुनिया भर में अस्थिरता बढ़ रही है। तो इन समानांतर घटनाओं को देखते हुए ये सोचना महत्वपूर्ण है कि भविष्य में किस तरह की नई वैश्विक व्यवस्था आकार ले सकती है, और उस नई व्यवस्था में भारत की भूमिका सिर्फ एक आर्थिक शक्ति की होगी या उससे कुछ ज्यादा। बट अच्छा लगा हो कमेंट में बता देना, और कौन सी बुक या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी लिख देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।